फिर हम देखते हैं इनकी मोटिलिटी। मोटिलिटी माने स्पर्म के तैरने की कैपेसिटी। तो मोटिलिटी के भी दो पैरामीटर्स देखे जाते हैं। पहला टोटल मोटिलिटी, यानी ओवरऑल स्पर्म जो स्विम कर रहा है उनकी तैरने की कैपेसिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए। नमस्ते, आई एम डॉक्टर पुनीत कोचर। आई एम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट एलिक्सर फर्टिलिटी सेंटर इन नॉर्थ दिल्ली। आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस के बारे में कि सीमन एनालिसिस में जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनका एक्चुअली मतलब क्या है। व्हाट डू द सीमन काउंट्स और नंबर्स एक्चुअली मीन। नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज दैट व्हेन वी गेट अ कपल जिसमें हम हस्बैंड को बोलते हैं कि आपका सीमन एनालिसिस कराना है, कई लोग ये सुन के डर जाते हैं। सो अ लॉट ऑफ मेन आर scared of getting a test done, or maybe they are ashamed of the fact that others might find out कि मेरे में प्रॉब्लम है। तो पहली चीज तो मैं सब कपल्स को, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ये समझाना चाहूंगी कि इसमें डरने की या ashamed या disappointed फील करने की कोई बात नहीं है। मेल इनफर्टिलिटी इज ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ द केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी। तो जितने परसेंट में फीमेल की गलती या फीमेल की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, उतने ही परसेंटेज में मेल की वजह से होती है। द गुड थिंग इज दैट मेन डू नॉट हैव टू अंडरगो एडवांस्ड प्रोसीजर्स यूजुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो अगर आपका काउंट थोड़ा सा कम आ रहा है, जिसको हम माइल्ड ओलिगोएस्थेनोटेराटोस्पर्मिया या माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, या इवन इफ इट इज मोर देन माइल्ड, लेट्स से इवन इफ इट इज मॉडरेट टू सिवियर, men mostly will not require a procedure. प्रोसीजर की जरूरत केवल एजोस्पर्मिया में या क्रिटिकल या बहुत सिवियर ओलिगोस्थेनोटेराटोस्पर्मिया में पड़ती है। अब ये सारे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स छोड़िए। द रीजन वाई आई वांटेड टू डू दिस वीडियो वाज टू एक्सप्लेन टू यू, ताकि आपका डर निकल जाए और आप खुद अपनी रिपोर्ट को इंटरप्रेट कर पाएं। तो सीमन सैंपल में क्या क्या पैरामीटर्स देखे जाते हैं। सीमन सैंपल में सबसे पहले सीमन का वॉल्यूम देखा जाता है, और नॉर्मल वॉल्यूम लगभग 1.5 ml 1.5 ml से ज़्यादा माना जाता है। फिर काउंट, यानी कि स्पर्म की संख्या देखी जाती है। तो टोटल स्पर्म काउंट पूरे वॉल्यूम का मोर देन 39 मिलियन, या पर ml 1 ml में मोर देन 15 मिलियन, इतने को नॉर्मल माना जाता है। फिर हम देखते हैं इनकी मोटिलिटी। मोटिलिटी माने स्पर्म के तैरने की कैपेसिटी। तो मोटिलिटी के भी दो पैरामीटर्स देखे जाते हैं। पहला टोटल मोटिलिटी, यानी ओवरऑल स्पर्म जो स्विम कर रहा है उनकी तैरने की कैपेसिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए। और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी माने जो तेजी से तैरने वाले स्पर्म हैं उनकी मात्रा 32% या 32% से ज्यादा होनी चाहिए। अगला पैरामीटर हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी माने कितना परसेंट स्पर्म देखने में नॉर्मल दिखना है, स्ट्रक्चरली नॉर्मल कितना है, किनके हेड की, मिड पीस की, टेल की शेप नॉर्मल लग रही है। सो मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू द WHO क्राइटेरिया, एक स्पर्म सैंपल को नॉर्मल कहने के लिए हमें केवल 4% स्पर्म नॉर्मल चाहिए। कई लोग डर जाते हैं कि मेरे सैंपल में केवल 6%, केवल 8% नॉर्मल लिखा है। दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपका कम से कम 4% स्पर्म नॉर्मल है, then that essentially means that you have normal sperm parameters. एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगी, we normally see a lot of semen reports जिसमें 80% नॉर्मल लिख दिया जाता है। That is practically not possible. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4% स्पर्म नॉर्मल है, तो किसी का 10, 12, 16% नॉर्मल आ रहा है, ये समझा जा सकता है। 80% नॉर्मल यूजुअली पॉसिबल नहीं है। I would address this towards the end of this video. So talking about parameters, फिर हम देखते हैं vitality. Vitality मतलब कितना परसेंट स्पर्म जीवित है। So at least 58% vitality को नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा राउंड सेल्स या पस सेल्स, इन सब की मात्राएं भी देखी जाती हैं, जो कि <3 या 4 to 5 आनी चाहिए पर हाई पार फील्ड। अब ये रहा सीमन पैरामीटर्स में क्या देखकर समझा जाए कि हाँ मेरा स्पर्म नॉर्मल आ रहा है, या इसमें कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही है। अगर आपको अपने सीमन पैरामीटर्स देखकर लगे कि ये जैसे मैंने आपको बताया इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें हम आपको फर्दर ट्रीटमेंट समझा सकते हैं। सीमन सैंपल कैसे दिया जाना चाहिए। पिछली बार इजैकुलेट किए हुए आपको कम से कम 3 से 8 दिन का गैप रखना चाहिए, जिसे हम एब्स्टिनेंस पीरियड कहते हैं। एंड देन यूजुअली इट इज टेकन थ्रू अ मैस्टरबेशन सैंपल। इट शुड बी टेकन अंडर स्टेराइल कंडीशंस। आइडियली सीमन सैंपल आपको किसी अच्छी लैब में, जहां इन हाउस टेस्टिंग होती है, आइडियली इन IVF लैब में या स्पेशलाइज्ड एंड्रोलॉजी लैब में दिया जाना चाहिए, जहां प्रेफरेबली एक डॉक्टर या एंड्रोलॉजिस्ट इसको एनालिसिस कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट अ मशीन डिपेंडेंट टेस्ट, इट इज एन ऑपरेटर डिपेंडेंट टेस्ट। एक इंसान बैठ के आपके काउंट्स देख रहा है,
अगर उस इंसान को नहीं पता कि स्पर्म कितना % नॉर्मल आता है, कैसे इसकी संख्या गिनी जाती है, तो आपके पैरामीटर्स कुछ ऊपर नीचे आ सकते हैं। यही कारण है कई बार कपल्स हमें आके कहते हैं कि मैंने 6 जगह से एनालिसिस कराया और सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल अलग हैं। एक और कारण हो सकता है आपकी रिपोर्ट्स के बार बार ऊपर नीचे आने का। अगर आप स्ट्रेसफुल पीरियड में या किसी बीमारी के तुरंत बाद एनालिसिस करा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑन द बॉडी, येस द स्पर्म प्रोडक्शन कुड हैव गॉन डाउन, जिस केस में हम आइडियली बोलते हैं कि आप रिपीट एनालिसिस 2 महीने रुक कर कराइए। If you have any further questions regarding any of the topics that I've discussed, please do not hesitate to contact us. Thank you.